नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। आज बात भाजपा और कांग्रेस की यात्राओं की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भरोसे की यात्रा निकाल रही है और भाजपा परिवर्तन यात्रा। कांग्रेस को भरोसा है कि सत्ता कायम रहेगी और भाजपा इस भरोसे में है कि सत्ता में बदलाव होगा। कांग्रेस के पास पिछले 5 वर्ष के दौरान किए गए कार्यों का लेखा जोखा है, तो भाजपा केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के सहारे चुनावी बैतरणी पार लगने की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस की भरोसा यात्रा पर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार यात्रा निकालना चाहिए और इस यात्रा में कांग्रेसियों को जनता को अपने काले कारनामे बताना चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा उसी का जिक्र कर रही है जिस चीज से वो लिप्त रही है। हम लोगों ने बहुत कुछ काम किया है, उसी के लिए भरोसा यात्रा निकाल रहे हैं। क्या भाजपा की परिवर्तन यात्रा से कुछ बदलाव हो पाएगा? देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं। जिस चीज से वो लिप्त रहे हैं वो उनको वही चीज याद आती है। हम लोगों ने जो काम कहा था उसमें बहुत कुछ किया। उस भरोसे यात्रा में हम लोग शामिल होंगे। महात्मा गांधी जी की जयंती में भरोसा यात्रा नहीं, वो भ्रष्टाचार यात्रा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक, जन जन तक अपने काले कारनामों को पहुंचाना। रहा सवाल भरोसे का, तो जनता का भरोसा खो चुकी है, सिर्फ औपचारिकता बाकी। तो छत्तीसगढ़ के गढ़ में फतह पाने के लिए अब यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। एक और कांग्रेस की ओर से भरोसा यात्रा, तो वहीं बीजेपी की ओर से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन क्या इस भरोसे और परिवर्तन की यात्रा से छत्तीसगढ़ की जनता का मन परिवर्तित हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आज इसी पर चर्चा करेगी और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कौशल स्वर्णबेर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। उसके साथ ही सौरभ साहू कांग्रेस की ओर से और उसके अलावा बीजेपी की ओर से जयप्रकाश यादव जी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं रुक करूंगी कौशल स्वर्णबेर, हमारे वरिष्ठ पत्रकार की ओर। कौशल जी, यहां पर यात्राओं के जरिए पार्टियां तमाम कोशिशें कर रही हैं। क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चुनावी साल में यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है, इसमें पार्टियों की दिशा और दशा बदल पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर दोनों ही राजनीतिक दलों ने जो यात्रा शुरू की है उसका उद्देश्य है कि साल के अंत में जो चुनाव होने वाले हैं वो उसमें सत्ता तक पहुंचना। तो कहीं न कहीं जो सत्ता की राह आसान करने के लिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने एक परिवर्तन यात्रा के माध्यम से, भरोसे के सम्मेलन के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ जितने भी भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन सभी का दौरा छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहा है। आप देखेंगे हर जिले में बड़े नेता जा रहे हैं और परिवर्तन यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार जैसे कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं जी। वही दूसरी ओर भरोसे के सम्मेलन की यदि आप बात करेंगे तो कांग्रेस जो अपने पौने 5 साल में जो काम की है उसको लेकर जनता के बीच जा रही। निश्चित तौर पे राजनीतिक वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में जब तक लोगों को टिकट नहीं मिल जाएगा, घोषणा पत्र जारी नहीं हो जाएगा, लोगों के बीच जब प्रत्याशी जाने नहीं लगेंगे, तब तक इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और तब तक चलेगा जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते। तो ये जो यात्रा है ये लगातार अभी देखने आने वाले 3-4 महीनों लगातार चलेगी और इस तरह की जो बातें हैं आप देखेंगे कि आज राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में है, उसका 30 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का भी बिलासपुर में ही प्रवास है। तो कहीं न कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि किस तरह से हम सत्ता में, कांग्रेस चाहती है कि बने रहे और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम कैसे वापस आए। तो दोनों ही दलों का एकमात्र मोटिव है कि सरकार में आना उनका एकमात्र लक्ष्य जी। बिल्कुल कौशल जी, और इस दौरान ये भी देखा जा सकता है कि अब यात्राओं में केंद्रीय नेतृत्व भी दिखने वाला है। सौरभ जी का रुख करूंगी। सौरभ जी, कांग्रेस कहती है कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन बीजेपी कहती है कि भूपेश है तो भ्रष्टाचार है और अब तो आपकी भरोसे की यात्रा को भ्रष्टाचार की यात्रा करार दे दिया है। पहले तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी के नेतागण हैं वो पहले अपनी यात्रा को संभाले, क्योंकि उनकी यात्रा में जिस तरीके से जनता ने भरोसा खो दिया है उसी तरीके से इनके केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा खो दिया है। और कहीं ना कहीं ये जो इनकी परिवर्तन यात्रा है, तथाकथित परिवर्तन यात्रा कहा जाए इसको, इसमें इनके केंद्रीय नेता ही आने से डर रहे हैं। और केंद्रीय नेता तो छोड़िए, इनके जो स्थानीय नेता है, जैसे कि आप उसकी पूजा ओम माथुर जी अकेले कर रहे थे, वहां पर किसी भी तरीके का कोई स्थानीय नेता उनको वहां मौजूद नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक दिखावा करने के लिए, या हम भी चुनाव में मैदान में उतरे हैं ये दिखावा करने के लिए भाजपा परिवर्तन यात्रा का नाटक कर रही है। और परिवर्तन तो जो होना था
वो पिछले 4.5 सालों में हो के रखा है छत्तीसगढ़ में। जिस तरीके से किसानों की स्थिति में सुधार आया है, महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, बेरोजगारी जिस तरीके से आधे प्रतिशत में आकर खड़ी हो गई है, जो इनके शासनकाल में 22% थी। किसानों को उनके धान का सर्वोच्च मूल्य मिल रहा है। बोनस जो इन्होंने देने का वादा करके वादा खिलाफी किया था, उनसे निजात मिल गई है। ऋण माफ हो गया है। अगर आदिवासी क्षेत्रों में देखें तो जिस तरीके से वनोपज का मूल्य मिल रहा है, वनोपज में मुख्य रूप से तेंदुपत्ता की बात करें तो कहा इनके शासनकाल में 2500 रुपए मिलता था, 4000 रुपए प्रति मातंग पूरा मिल रहा है। उसके अलावा 60 के जगह 65 वनोपज का जो मूल्य मिल रहा है। और यही नहीं, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये होगी कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो वनोपज का संग्रहण है वो पूरे देश का 73% कवर करता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ संग्रहण हुआ। और ये सारे जो परिवर्तन हुए हैं ये पिछले 4.5 सालों में हुए, जो इनके 15 साल की जो रमन जी की सरकार थी वो नहीं कर पाई। वो भूपेश बघेल जी ने 56 महीने में करके दिखा दिया और इस तरीके से जो परिवर्तन होना था हो गया है। बाकी इनको क्योंकि चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है तो ये करा रहे हैं, ये अपना काम करे। राजनीतिक दल है और चुनाव नजदीक है तो ये अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं जयप्रकाश जी का रुख करूंगी। जयप्रकाश जी, बीजेपी परिवर्तन यात्रा की चल रही है अभी छत्तीसगढ़ में, देख लिया जाए तो क्या इस परिवर्तन यात्रा से जनता का मन परिवर्तित हो पाएगा? निश्चित रूप से जनता का मन पूरा बदल चुका है और छत्तीसगढ़ में कमल खिलने को तैयार है। आज आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो भरोसा यात्रा नाम दिया है, परिवर्तन यात्रा निकलने के बाद ही इन्होंने निर्णय लिया कि कोई ऐसी यात्रा निकाली जानी चाहिए। तो टिकट वितरण की बात हो चाहे यात्रा करने की बात हो, कांग्रेस हर जगह पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है जी। और कांग्रेस ने जो चुनावी घोषणा पत्र लाया था 2018 में, कोई वादा इनके द्वारा पूरा नहीं हुआ। पूर्ण शराबबंदी हुई नहीं। इनके द्वारा 70 साल तक जो कांग्रेस के द्वारा राज किया गया देश में, जनता का विश्वास समाप्त हो चुका है। पिछले 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसके प्रति जनता का भरोसा है और इनको अपनी जमीन खसकते दिखाई दे रही है। इस वजह से ये भरोसा यात्रा निकाल रहे हैं। इनके नेता राहुल गांधी जी ने पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस यात्रा का कोई लाभ नहीं मिला और भूपेश बघेल जी के चेहरे पर ये चुनाव। लेकिन जयप्रकाश जी, कांग्रेस का तो ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा निकली है तभी कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। देखिए, यात्रा का दौर तो 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ की थी। अगर हम छत्तीसगढ़ का इतिहास उठाकर देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद जब कांग्रेस का राज था, जोगी जी का शासन था, तो उस समय परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी और स्वर्गीय जुदेव जी ने अपने मूंछों का दाव लगाया और वो परिवर्तन यात्रा जो है सफल हुई थी और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी जी। तो ये परिवर्तन यात्रा से जनता जो है जुड़ चुकी है और भारी जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है। इसका लाभ जो है आने वाले चुनाव में 2023 में भाजपा को जरूर मिलेगा और कांग्रेस जो है बैकफुट पर आ चुकी है। टिकटों का वितरण अभी तक कर नहीं पाए। 21 सीटों पर जिन पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारी है और इनके द्वारा जो है प्रत्याशी खोजने में इनको दिक्कत आ रही है। हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके सामने किसको उतारे, इसकी चुनौती इनके सामने। ठीक है, सौरभ जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। सौरभ जी, भरोसे की यात्रा तो आप निकाल रहे हैं लेकिन अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है। क्या अपने ही जो दावेदार हैं उन पर भरोसा कांग्रेस नहीं जता पा रही, इस वजह से इतनी देरी हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं अनुपमा जी, यहाँ पर इस तरीके की कोई बात नहीं है। जैसा मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि जो 21 जगह पे इन्होंने प्रत्याशी घोषित किए, इनको भी पता है कि वहां पर हमारे तरफ से कौन उम्मीदवार आने वाले हैं और इन्होंने तो बेसिकली उसमें एक दाव खेला है कि जिस तरीके से वो कांग्रेस का गढ़ है और वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी इतने मजबूत है, तो ये लोगों को तो पहले ये मुश्किल हुई कि वहां पर बलि का बकरा किसको बनाया जाए। तो इन्होंने जो 21 प्रत्याशियों की जो लिस्ट घोषित की है वो बलि के बकरों की है कि कौन हारने के लिए तैयार है, उसकी लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है। तो वो प्रत्याशी स्वयं जानते हैं कि जिन जगहों से उनको टिकट दिया गया है वो एक फॉर्मेलिटी है
और हो सकता है कि जब कांग्रेस की लिस्ट आए तो उसके बाद ही इनका जो शीर्ष नेतृत्व कुछ परिवर्तन भी करे, और इस जो लिस्ट को हम तो एक ट्रायल के रूप में देखते हैं, जो ये फाइनल लिस्ट हमें नहीं लगती है। जैसे ही हमारी लिस्ट आएगी तो निश्चित रूप से इनके लिस्ट में बदलाव आएंगे मुझे लगता है, और जब हमारी लिस्ट आएगी तो वो पूरी तैयारी आएगी और एक बार आएगी, और निश्चित रूप से इस पर पूरी पार्टी जो है वो प्रत्याशियों के समर्थन में कार्य करेगी और हम जीत कर आएंगे इस विधानसभा चुनाव में। ठीक है, मैं जयप्रकाश जी से जवाब ले लेती हूँ। सौरभ जी, यहाँ पर जयप्रकाश जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है वो साले बलि के बकरे, इस प्रकार के शब्द कहे हैं। बलि का बकरा कौन है ये तो समय आने पर तय हो जाएगा, और इनके द्वारा इनके पार्टी से हमारे 21 प्रत्याशियों के सामने कोई बलि का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं है। जो आगामी सूची कांग्रेस के द्वारा जारी होने वाली है उस सूची में कौन बलि का बकरा बनेगा ये एक सोचने का विषय है, और तभी तो इनके द्वारा जो है कोई बलि का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये कभी एक नाम का पैनल मंगाते हैं, उस पर निर्णय नहीं होता, फिर 2 नाम जोड़ते हैं, 3 नाम का पैनल मंगाते हैं। इनके जो टी.एस. सिंहदेव जी हैं, जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सीधा साफ शब्दों में कहा है कि 71 में 70 जो विधायक हैं इनके, उनका टिकट जो है संदेह के दायरे में है, केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की टिकट फिक्स है। तो ये स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि 70 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब है छत्तीसगढ़ में। 70 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब है छत्तीसगढ़ में, जिसके कारण से इनको प्रत्याशी चयन में दिक्कत आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, टिकटों का वितरण हो, चाहे यात्रा हो, चाहे जनता के बीच में काम करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर पूरी तरह से मजबूत है। बूथ सशक्तिकरण अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, बूथों पर दौरा हुआ, बूथों पर हमारे पार्टी में जांच के लिए पर्यवेक्षक आए, विधायकों का दौरा हुआ, बूथ स्तर तक काम जो है हो चुका है। और जनसंपर्क अभियान, महाजनसंपर्क अभियान चला, विभिन्न समाज के लोगों से हमारे शायद जयप्रकाश जी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि 15 साल तक आपकी सरकार हर बूथों में भारतीय जनता पार्टी जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, इसी की वजह से आप इतनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं सौरभ जी का रुख कर लेती हूँ। सौरभ जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आपने 36 वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, अब ऐसे में जनता कैसे भरोसा जताएगी इस भरोसा यात्रा पर? बदलाव की बयार बह रही है। देखिए अनुपमा जी, हमने तो जो 36 वादे किए थे उसमें से 34 हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और बाकी पे हम निश्चित रूप से अग्रसर हैं, और इस पर जनता अगर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद अब जब 4 महीने बचे थे तब ये इन्होंने जमीन पर उतरना चालू किया, और वही स्थिति इनको अब डरा रही है कि किस तरीके से जो जमीनी स्तर में जिस तरीके के बदलाव लगे, इनकी बातों में कोई तथ्य नहीं, आधार नहीं है। जनता ने कांग्रेस की पार्टी को दिखाया, प्रदेश की सरकार में दिखाया है, उससे ये भयभीत है, और उसकी वजह से ये चुनाव की तैयारियों में इतना लगकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिला है, चाहे वो किसानों को की बात करें तो किसानों के लिए तो एक लंबी फहरिस्त है जिसमें उनको सीधा लाभ हुआ है। उसके अलावा भूमिहीन मजदूरों की बात कह लीजिए, महिलाओं की बात करिए, महिलाएं जो किसान तो आत्महत्या कर रहे थे वो तो मुख्यमंत्री जी के निवास में भाजपा के शासन काल में उन्होंने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर जो आग सोनवानी जी को कटघरे में आप याद कर लीजिए यादव जी, तो उस तरीके की घटना भाजपा के शासन में होती थी। अभी तो जिस तरीके से जनता यहाँ पर भरोसा जगा रही है, अच्छी व्यक्ति लाभ मिल रहा है, मुझे लगता है कि जनता को कांग्रेस की सरकार पे पूर्ण रूप से भरोसा है। और इसका लेकिन सौरभ जी देख लिया जाए तो आपके ही नेता डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि हमने 36 वादे 2018 में किए थे, जिसमें से 19 वादे ही पूरे हुए हैं, आधे वादे पूरे नहीं हुए। चाहे हम पूर्ण शराबबंदी की बात कर ली जाए, उसको लेकर बीजेपी लगातार आप पर निशाना साध रही है, तो ऐसे में भरोसा कैसे जीत पाएंगे आप? देखिए अनुपमा जी, हमने तो खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो 36 वादे थे उसमें 34 कौन कौन से वादे पूरे हुए तो हमने लिखित में दिया है। उसके तरफ से उस जो लिस्ट है वो जो हमारी जितने वादे पूरे हुए हैं उसका जो लेख हमने जारी किया, उसके ऊपर तो बीजेपी के नेता किसी की भी टिप्पणी आई नहीं है। में निश्चित रूप से जिस तरीके के जो
परिस्थितियां बनी है उसके आधार पर उसमें खुद मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हम उसको एक चरणबद्ध तरीके से बंद करेंगे और उसमें विभिन्न समितियों का गठन हुआ, उनके जो सुझाव आ रहे हैं उनको मानकर उस पर अमल भी किया जा रहा है और निश्चित रूप से सामाजिक बुराई है और उसको सबको मिल करके खत्म करना होगा। अचानक से जिस तरीके से बिहार में काम हुआ, अचानक शराबबंदी कर दी गई और वहां पर नकली जयप्रकाश जी, मैं अब तक लौटूंगी, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही क्लियर, मैं आपके पास में लौटूंगी, पहले सौरभ जी को अपनी बात कह लेनी दीजिए। नहीं करना चाहते, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है और बिल्कुल शराबबंदी के पक्ष में है और उसके लिए बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर खोले गए हैं, बहुत से अधिक शराब की दुकानें बंद की गई हैं और नशा मुक्ति। लेकिन आपने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था ना, 5 साल होने पे आ गए, लेकिन अब तक आपने पूर्ण शराबबंदी का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल अनुपमा जी, हम तो ये मान रहे हैं कि पूर्ण शराबबंदी जो है वो नहीं हो पाई है और उसकी परिस्थितियां क्या रही वो बताया भी गया। हमने तो जो कमेटियां बनाई उसमें बीजेपी के भी सदस्य आमंत्रित किए, लेकिन बीजेपी इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रही है और पूर्ण शराबबंदी बीजेपी के लोग नहीं चाहते, इसलिए चलिए ठीक है, जयप्रकाश जी का रुख करूंगी। जयप्रकाश जी, यहाँ पर सौरभ जी का ये कहना है कि हमने 36 में से 34 वादे पूरे किए, लेकिन वहीं पर उनके ही मंत्री डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कहते हैं कि हमने 36 में से 19 वादे ही पूरे किए हैं। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? जयप्रकाश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, मैं आपके पास रुक करूंगी। हमारे साथ में कौशल जी भी मौजूद है। कौशल जी, बस्तर और सरगुजा वो संभाग है जहां पर 2018 में बीजेपी का काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिला था। एक ही सीट आई थी और वहां अगर हम बात कर ली जाए बस्तर की तो उनमें से 12 में से 11 सीटें कांग्रेस के पास गई थी और सरगुजा की बात कर ली जाए तो यहां पर 12 की 12 सीटें 14 की 14 सीटें ही कांग्रेस के पास में पहुंची थी। तो ऐसा खराब प्रदर्शन यहां पर बीजेपी का देखने को मिल रहा है। क्या ऐसे में परिवर्तन यात्रा का कोई असर सरगुजा और बस्तर में देखने को मिलेगा? देखिए अनुपमा जी, निश्चित तौर पे बस्तर और सरगुजा में जैसे आपका मैं बता दूं कि 12 में से 12 सीटें बस्तर की अभी कांग्रेस के पास है। पहले 11 थी, उपचुनाव के बाद 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास आ चुकी है। सरगुजा की 14 सीटें अभी कांग्रेस के पास है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में यदि सत्ता की बात करें तो बस्तर और सरगुजा दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां से सत्ता की राह आसान होती है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी राजनीतिक दल के पास यदि बस्तर और सरगुजा की सीटों की चाबी है, वहां के जो प्रत्याशी यदि उनके पास जीत के आते हैं तो कहीं न कहीं उनका जो सत्ता का जो राह है वो आसान हो जाता है और सरकार बनाने में काफी मददगार साबित होती है। पिछले आप चारों चुनाव के परिणाम के लिए देखेंगे तो बस्तर और सरगुजा के विधायक जिसके साथ रहेंगे निश्चित तौर पर सरकार उसकी बनी है। तो पिछले 2018 की यदि विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस बस्तर और सरगुजा में काफी मजबूत हो चुकी है। मैदानी स्थिति में आप देखेंगे तो सिर्फ बिलासपुर एक ऐसा संभाग है जहां राहुल गांधी का कार्यक्रम, वहां सिर्फ 11 विधानसभा सीटें भी कांग्रेस के पास नहीं, क्योंकि वहां पे 24 सीटें हैं, तो उसमें से 11 में कांग्रेस के विधायक नहीं है। तो सबसे खराब यदि कहीं पर आप मानेंगे तो बिलासपुर संभाग है। तो बस्तर और सरगुजा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आदिवासी सीटों को साधना और आदिवासी वोट बैंक को साधना सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि भूपेश सरकार ने जिस तरह से वनोपजों को संख्या बढ़ाई है और जो लघु वनोपजों के दाम बढ़ाए हैं और जो तेंदुपत्ता का मानव पूरा बढ़ाया है, कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती भी है कि उन आदिवासियों को कैसे अपने पक्ष में करें। तो ये क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक आप मानेंगे कि सरगुजा में भी आदिवासी है और बस्तर में भी आदिवासी, दोनों ही जगह वनोपजों का काफी महत्व है, तेंदुपत्ता का काफी महत्व है। यदि उन चीजों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई प्रैक्टिस करती है, कोई नया तरीका अपनाती है या कोई नई घोषणा करती है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में कुछ सीट आ सकती है। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर वहां पर नए विधायक प्रत्याशी उतारने जा रही है, वहीं पे कांग्रेस सीटिंग एमएलए होने के बावजूद कई सीटों पर अपने प्रत्याशी बदलने की तैयारी कर रही है, इसलिए क्योंकि कई विधायकों की स्थिति खराब है। तो कहीं न कहीं हम मान सकते हैं कि दोनों ही राजनीतिक दलों का पूरा फोकस बस्तर और सरगुजा पर इसलिए है क्योंकि वहां से सरकार बनाने की राह आसान हो जाती है। जी बिल्कुल, और इसी तरीके से लगातार अब कोशिश भी यहाँ पर बीजेपी की ओर से की जा रही है, केंद्रित नेतृत्व का सहारा लगातार यहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक है, जयप्रकाश जी का रुख करूंगी। जयप्रकाश जी, 2018 में जब चुनाव हुआ था तब कांग्रेस को मौका दिया गया, उसके बाद में निकाय चुनाव हुए तब भी जनता का मन परिवर्तित नहीं हुआ, कांग्रेस ने आपको करारी शिकस्त दी थी। ग्रामीण पंचायत हुए तब भी जनता का मन परिवर्तित नहीं हुआ, तब भी कांग्रेस ने आपको करारी शिकस्त दी थी। अब 2023 में ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसको पार करने के बाद में आप फिर से सत्ता में काबिज हो पाएंगे? क्या रणनीतियां है आपकी? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में पहले महापौर का चुनाव अलग होता था, पार्षदों का चुनाव अलग होता था जी। और जब मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बने
उन्होंने इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और इनके द्वारा जो है नया प्रयोग किया गया, और वो प्रयोग इसलिए किया गया कि बैलेट पेपर के माध्यम से जो लोकतंत्र है उस पर लूट की जा सके। किस प्रकार से सत्ता सरकार का दुरुपयोग हुआ, जिसका उदाहरण जो है मैं भिलाई नगर निगम के चुनाव में देता हूं। इनके द्वारा जो है भिलाई में 70 में से 44 बीजेपी के पार्षदों को हराया गया और सत्ता सरकार का दुरुपयोग किया गया। कैसे कलेक्टर और एसपी उसके चरणों पे गिरे रहते थे, ये जनता ने देखा है। कैसे हमारा एक वोट से प्रत्याशी जो है, जीता हुआ प्रत्याशी, रिकाउंटिंग करा करके उसको हरा दिया जाता है। ऐसा जो काम इनके द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में किया गया, इसका भी उत्तर 2023 के चुनाव में जनता देगी। और जनता समझ रही है कि जहां भी कांग्रेस के प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, वो उस वार्ड में रहते भी नहीं है, वहां पे उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है और वो प्रचंड मतों से जीत कर आ रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र, ये कैसी सरकार। जनता कहती है, 300 लोग एक जगह खड़े होकर कहते हैं कि हमने इसको वोट नहीं दिया, कैसे पार्षद बन गया, ये कैसे सरपंच बन गया। ठीक है जयप्रकाश जी, प्रचंड जीत के दावे तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन कितनी जीत मिलती है ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल यही कि क्या छत्तीसगढ़ की जनता का मन परिवर्तित हो पाएगा इस यात्राओं के जरिए, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहना आदि टीवी। नमस्कार।